हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज की इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी पीटी के लिए एडुटेरिया की जो नई बुक लॉन्च हुई है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट हैं। एडुटेरिया के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ का भी वीडियोज़ अपलोडेड है, जो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों ने अगर उसे नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियोज़ पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं पहले सेट के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी होते हैं और राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। और राष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 55 में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये कथन गलत है। मूल अधिकारों का प्रवर्तन न्यायालय में होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के निर्देश के रूप में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख है, ये सही है। आयरलैंड के संविधान से इसे ग्रहण किया गया है, ये भी सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की है। और बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भाग 4A के तहत आर्टिकल 51A को जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 12 में किसके संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा। संविधान के भाग 12 में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त बंटवारा का वर्णन है। पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भाग 9 में है, भाग 9 में, जिसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 में है, संविधान के आर्टिकल 324 से 329 में किया गया है। और लोक संघ सेवा आयोग का वर्णन संविधान के भाग 14 में और आर्टिकल 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 253। अनुच्छेद 253 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के लिए विधि बनाने की संसद की शक्ति है। अनुच्छेद 250 के अनुसार आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 252 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने की संसद की शक्ति, इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में
दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। अगला प्रश्न है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। अगला प्रश्न है, 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 गलत हैं। तो याद रखेंगे कि राज्यपाल को वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है और पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला प्रश्न है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 103वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसका जो विधेयक था वो 124वें विधेयक था। ठीक है। 101वें संशोधन में जीएसटी, 102वें संशोधन में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में एंग्लो इंडियन की सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा लिए हुए अंकित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। अगला है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अमाजू। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाणिक स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नवदा टोली। नवदा टोली जो कि एक ताम्रपाषाणिक स्थल है, इससे अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य प्राप्त हुआ है और ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, 14वीं सदी पूर्व का बोगासकोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एशिया माइनर। एशिया माइनर वर्तमान में तुर्की में है। बोगासकोई में पाई गई मिट्टी की पट्टिकाओं में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य देवता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। इस आंदोलन का नारा करो या मरो था, तो सही है। आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था, तो ये भी सही है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 आवर चलाया गया था, तो ये गलत है। ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया था। और हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं। कनाद वैशेषिक दर्शन के और कपिल सांख्य दर्शन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, जिसको 1885 में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया।
और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन। तो ये जापान की सहायता से नहीं, ये जर्मनी की सहायता से किया गया था। 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये सही है। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, तो ये भी सही है। इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया, तो ये कथन भी सही है। तो गलत कथन होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मशस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, औरंगजेब। और औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लगाया था और इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और फिर 1342 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया था। और इब्न बतूता की मुख्य रचना है रहला। अगला प्रश्न है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बसंत कुमार विश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी और मास्टर अमीन चंद, इन चारों को दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम पर लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में फांसी दी गई थी, इन चारों को। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी। तो ये गलत है। जनरल डायर को भारत सरकार ने बर्खास्त कर ब्रिटेन भेज दिया गया था और इन्हें वहाँ स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई थी। सत्यपाल एवं किचलू की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी, ये सही है। जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने शांतिपूर्ण सभा पर गोली चलाई, ये भी सही है। और हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फार खां। और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्व विभाग। और सैन्य विभाग को कंदाचार और भूमि कर को शिष्ट कहा जाता था, जो कि 1/6 होता था। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक। और दक्षिण में सर्वप्रथम सैन्य अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और सी.आर. दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है, अरुणा असफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में हुई थी, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन 0 आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
अगला प्रश्न है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर। 1899 में नासिक में विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी और 1904 में यही संस्था अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। और असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था, जिसमें गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1918 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और इस वर्ष 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था और ये 1942 में भारत आया था। और क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब संपन्न हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 मार्च 1931 को, जिसे गांधी इरविन समझौता भी कहा जाता है। क्योंकि ये समझौता दिल्ली में हुआ था तो इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। और उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पाम्स्टन था। अगला प्रश्न है, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन, प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय इकाई द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय इकाई द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2250 कैलोरी, 2250 कैलोरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ है मसाला और दूसरे तरफ है शीर्ष उत्पादक क्षेत्र। केसर का हो जाएगा जम्मू कश्मीर, काली मिर्च का केरल, हल्दी का आंध्र प्रदेश और जीरा का हो जाएगा राजस्थान। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, किस कीमत को किसानों के लिए बीमा कीमत की संज्ञा दी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिवरमन सिंह समिति। शिवरमन सिंह की सिफारिशों के आधार पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी और नाबार्ड का मुख्यालय बम्बई में है।
अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति एवं संबंधित क्षेत्र का कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न ये सही है, पीली क्रांति तो ये मक्का से नहीं, ये जो है तिलहन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध ये भी सही है, और कृष्ण क्रांति कपास से नहीं, ये पेट्रोलियम से है, तो ये गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वो है बी और डी। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोवियत संघ। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ के सहायता से 1955 में छत्तीसगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन मुद्रा कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बॉन्ड, सरकारी प्रतिभूतियां और ऋण पत्र, ये तीनों जो हैं वो मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन है। अगला प्रश्न है, यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतों तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक गरीबी दर है, और 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्यों में बिहार का जो रैंक है वो है चौथा, और अगर यूटीज़ के साथ, यूनियन टेरिटरीज़ के साथ अगर देखें तो बिहार का जो रैंक है वो है 5वां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु का मुख्य विशेषता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मणिपुर। देखिए, भारत की 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, और वो इस प्रकार हैं: वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार करें। पहला है गर्म और शुष्क जलवायु, दूसरा है हल्की और गीली सर्दी, तीसरा है सदाबहार ओक पेड़। उपरोक्त भौगोलिक विशेषताएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य सागरीय। ये तीनों जो हैं वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माना दर्रा सिक्किम में नहीं है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, और बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश ये सही है, सिपकिला हिमाचल प्रदेश ये सही है, और जलेपला सिक्किम में है ये भी सही है। अगला प्रश्न है, नामचा बरवा हिमाचल के किस श्रेणी में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाद्री या वृहद हिमालय। अगला प्रश्न है, पटना के समीप गंगा नदी में किस दिशा से आकर गंडक मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर की दिशा से। अगला प्रश्न है, नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मन। नदियों की विसर्प वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है उसे मन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पटना से मोकामा। बिहार में टाल क्षेत्र का विस्तार पटना से मोकामा तक है। अगला प्रश्न है, चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्व बिहार में। अगला प्रश्न है, मरु उद्यान किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र। मरु उद्यान रेगिस्तान में हरियाली व जल वाला क्षेत्र को मरु उद्यान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 जुलाई 1948 को।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घास के मैदानों में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लानोस वेनेजुएला। ये जो है सही सुमेलित है। कंपोज ब्राज़ील में है, उत्तरी ब्राज़ील में नहीं, ब्राज़ील में है। पंपास, तो पंपास घास का मैदान जो है वो उरुग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील इन तीनों जगह पाया जाता है। और सेल्वास जो है ये अमेजन बेसिन में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेलसिंकी किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा अगुलहास की जलधारा। अगुलहास इंडियन ओशन की गर्म जलधारा है। कनारीज जो है वो अटलांटिक ओशन की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन जलधारा पैसिफिक ओशन की ठंडी जलधारा है। और ओयाशिवो जो है वो उत्तरी पैसिफिक ओशन की ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है, आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बैकाल झील। आयतन की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील है और क्षेत्रफल की दृष्टि से साफ पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो सुपेरियर झील है। अगला प्रश्न है, टोरेस जलडमरू माध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया एवं पपुआ न्यू गिनी के मध्य। टोरेस जलडमरू माध्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के मध्य है। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के मध्य जो जलडमरू माध्य है या स्ट्रेट है वो बास स्ट्रेट है। उत्तरी एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड के मध्य कुक स्ट्रेट है और इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य मलक्का स्ट्रेट है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रूस। रूस में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लगभग 30%। और बोत्सवाना नंबर 2 पर है। अगला प्रश्न है, किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में किसको शामिल नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यालय को। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुआ है, 3421 सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में है और उसके बाद फिर नंबर 3 पर महाराष्ट्र में है। और बिहार में जो तेंदुओं की संख्या है वो है 98। अगला प्रश्न है, भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटना में। अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पराक्रम दिवस। और सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है और 2021 में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई थी। अगला प्रश्न है, यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात UAE। अगला प्रश्न है, एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेसएक्स ने कितने उपग्रह का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 143 उपग्रहों का। और उपग्रहों का प्रक्षेपण फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस स्टेशन से किया गया था और इसमें फैल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया था। और इससे पहले सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रक्षेपण करने का कीर्तिमान भारत के इसरो के पास था और इसरो ने 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था।
अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं और ये इनका संबंध बैडमिंटन से है। हमारे चैनल पर परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज का भी वीडियो अपलोड हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके साथ साथ घटना चक्र बीपीएससी पूर्वावलोकन का चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देख लें। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें बिहार को बड़े राज्यों की श्रेणी में सबसे आखिरी स्थान और 17वां रैंक प्राप्त हुआ है। और यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली को नंबर 1 पर और नॉर्दर्न ईस्ट और हिल स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश को नंबर 1 रैंक प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, ई-इपिक का विस्तृत नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अगला प्रश्न है, 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू के मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महावीर चक्र। अगला प्रश्न है, द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल पंडिता। अगला प्रश्न है, 66वीं फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थप्पड़ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एन.बी. रमन्ना। एन.बी. रमन्ना भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं और अरविंद बोबड़े भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश थे और रंजन गोगोई 46वें। अरुण मिश्रा वर्तमान में ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन हैं। अगला प्रश्न है, अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करें। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। यह महोत्सव स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मनाया जाएगा। तो ये सही है। इस महोत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम से किया। तो ये भी कथन सही है। देश में 6 स्थान जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु में वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। तो ये कथन भी सही है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक व्यापक समिति का गठन किया गया है, जिसमें देश के 259 हस्तियों को शामिल किया गया है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूसरा। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हथियारों के खरीद और आयात के मामले में भारत का स्थान दूसरा है। नंबर 1 पर सऊदी अरबिया है और नंबर 3 पर जो है वो इजिप्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टीफन लोफवेन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन हैं।
अगला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है निकोल पाशिनियन, अर्मेनिया के प्रधानमंत्री, ये सही है। इब्राहिम रईसी, ईरान के राष्ट्रपति, ये भी कथन सही है। स्टेबन ओकॉन, सीरिया के राष्ट्रपति, तो ये गलत है। सीरिया के राष्ट्रपति जो हैं वो बशर अल असद हैं और सीरिया का जो कैपिटल है वो है दमिश्क। और गोइडो बेलिडो पेरू के प्रधानमंत्री हैं, तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता है और इसका उपविजेता बड़ौदा है। अगला प्रश्न है, 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। और राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम है डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, मतलब डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं कलराज मिश्र। अभी रिसेंटली पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं चिरंजीत सिंह चन्नी। अगला प्रश्न है, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 119। 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री। इस वर्ष पद्म विभूषण पाने वाले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भी हैं, जिन्हें पब्लिक अफेयर्स के लिए पद्म विभूषण दिया गया है। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया और इन्हें यह पुरस्कार इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास किस देश की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट फ्लैग 6 वायुसेना अभ्यास का आयोजन अल दफरा एयरबेस पर किया गया था, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में है। इसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार भाग लिया और इसके अलावा इसमें यूएसए, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने भी भाग लिया है। अगला प्रश्न है, भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में सजाएं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है और उसके बाद छत्तीसगढ़ में है सबसे लास्ट। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार।
विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना पार्ट 2 में जो बातें शामिल हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत की सिंचाई के लिए पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबसे लास्ट में है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। तो ये 7 निश्चय हैं। और पार्ट 1 में जो निश्चय थे वो थे आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं को अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नाली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़ें आगे पढ़ें। तो ये पार्ट 1 का निश्चय था। अगला प्रश्न है, बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.97%। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में बिहार का मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुर्था, जो कि अरवल ज़िला में है, और अरवल बिहार का 38वां ज़िला है। अगला प्रश्न है, 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जर्मनी। और 2021 में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नवंबर 1929 में। नवंबर 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बांकीपुर पटना में। बिहार में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में, जिसकी अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति को जांच करने के लिए बनी चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी FG सलाई। चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए बनी समिति चंपारण एग्रीगेरियन समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे और इस कमेटी के सदस्य के रूप में गांधी जी भी थे। अगला प्रश्न है, प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से एक से अधिक। चिरांद और पटना से नवपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1541 में। 1541 में शेर शाह ने पटना को बिहार की राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डच। पटना कॉलेज डचों की फैक्ट्री थी।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नर्तकी अम्रपाली का संबंध किस नगर से था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैशाली से। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। और अथर्ववेद में बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है और ऋग्वेद में बिहार को कीकट प्रदेश कहा गया है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य जो है वो परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है? तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं। मैनोमीटर गैसों का दबाव, ये सही है। पैरोमीटर उच्च ताप, ये सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता, ये भी सही है। और हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, ये भी सही है। तो यहाँ पर गलत आंसर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 7। एसआई पद्धति में कुल 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है मीटर, दूसरा किलोग्राम, तीसरा सेकंड, चौथा केल्विन, पांचवा एम्पियर, छठा कैंडेला और सातवां मोल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। लिटमस, हल्दी, वनीला और लौंग, ये चारों जो हैं पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैलोमेल। और कैलोमेल का रासायनिक नाम है मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। अगला प्रश्न है, मेढक के संबंध में निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। मेढक त्वचा से सांस लेता है, ये सही है। शीत रक्त प्राणी है, ये भी सही है। और ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एलिथ्रीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में एलिथ्रीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1000 किलोग्राम CO2। मतलब एक कार्बन क्रेडिट 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 65%। मानव शरीर के भार का कुल 65% हिस्सा ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैल्वेनीकरण में जिंक यूज होता है, तांबा नहीं। तो ऑप्शन डी गलत है। मैग्नीशियम आतिशबाजी में, यह सही है। मैग्नीज फर्टिलाइज़र में, ये भी सही है। टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उठता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का वैसा अपरूप है जो अंधेरे एवं वायु में रखने पर स्वतः जल उठता है। श्वेत फास्फोरस का फॉर्मूला P4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा
अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी H2SO4 की। अम्ल वर्षा में H2SO4 की मात्रा लगभग 70% होती है और HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड की मात्रा लगभग 30% होती है। सबसे ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड और उसके बाद नाइट्रिक एसिड अम्ल वर्षा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। चूहे मारने की दवा में मुख्य रूप से जिंक फॉस्फाइड और पोटेशियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के दौरान नाइट्रोजन की मात्रा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्टेपिस। स्टेपिस कान में पाई जाती है। और सबसे लंबी हड्डी जो होती है वो फीमर होती है, जो कि मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न पर विचार कीजिए, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपरोक्त कथन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अग्नाशय से। अग्नाशय जो है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिससे विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित होता है। और लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92 होता है और इसका एटॉमिक मास 238 होता है, 238.28। मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है और इसका एटॉमिक मास 200.59 होता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 होता है और इसका एटॉमिक मास 196.96 होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है और इसका एटॉमिक मास 40.078 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शकरकंद। शकरकंद तना नहीं है, ये जड़ का उदाहरण है। और यहाँ पर आलू, गन्ना, अदरक जो है वो तना का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पलीहा। मलेरिया से पलीहा प्रभावित होता है और मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, जो कि मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न है, वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता है कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संश्लिष्ट तंतु मतलब सिंथेटिक फाइबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक रोग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डेमेंशिया। डेमेंशिया एक ऐसा रोग है जिसमें दिमाग की क्षमता निरंतर कम होती जाती है। हेमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम और वर्णांधिता जो है वो आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर में किया जाता है और आयोडीन 131 का उपयोग जो है
थायराइड ग्लैंड के कैंसर के लिए किया जाता है और आर्सेनिक 74 का उपयोग ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाली आश्रु गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अगला प्रश्न है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर के यकृत में भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, रिकेट्स और एस्कर्वी, उपरोक्त में से एक से अधिक। रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है और एस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगला प्रश्न है, H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू H9N2 के वायरस से होता है। स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 से होता है। अगला प्रश्न है, द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरस्तु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक मैथ्स के क्वेश्चन हैं, जिसका आंसर आप लोगों को अभी मैं बता देती हूँ वीडियो में, और इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। 141 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 0। 142 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 2700। 143 का आंसर ऑप्शन ए। 144 का आंसर है ऑप्शन बी, 9 दिन। 145 का आंसर है ऑप्शन सी। 146 का आंसर होगा ऑप्शन डी। 147 का आंसर ऑप्शन डी। 148 का आंसर होगा ऑप्शन ए। 149 का आंसर होगा ऑप्शन सी। और 150 का आंसर होगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में बस इतने ही। अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका वीडियो हम लोग जल्द ही अपलोड करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।